Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new video. We are going to start new chapter 11, that is the organic chemistry. इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनका इंट्रोडक्शन, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनकी टाइप्स, उनकी सोर्सेज और उनके फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। और हम वो बेसिकली टेस्ट और प्रैक्टिकल्स को स्टडी करेंगे कि जिनकी मदद से हम लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि चैप्टर 11 में हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली जो हैं, हम इनकी डिस्कशन से पहले हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको प्रेजेंट किया गया, उनको ऑब्टेन किया गया और देन उनकी क्लासिफिकेशन की गई और उनको नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह साइंस की फर्दर ब्रांचेस हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इट इज़ so organic chemistry is the further branch of the chemistry, like we have read in the 9th class about 8 branches of chemistry. So organic chemistry is one of the branches of the chemistry, organic chemistry. Organic chemistry basically क्या है, जिसमें हम organic compounds को डिस्कस करते हैं। So chemistry is the branch of the chemistry in which we study about the organic compounds। और वो organic compounds कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन का मतलब है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स दैट आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर कलेक्टिवली गिवन द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। और उन हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये तो आपको पता चल गया कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली स्टडी किन कंपाउंड्स को करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक हिस्ट्री है कि किस तरह से इनको जो है आइडेंटिफाई किया गया, इनका नेम, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम दिया गया। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्ट होगी 1828 से पहले। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको किस तरह से ऑब्टेन किया गया, नाम दिया गया। 1828 से पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वो कंपाउंड्स जो हम प्लांट्स में और एनिमल्स से ऑब्टेन करें उनको हमने बेसिकली नाम दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ है, लाइफ से डिराइव हुआ है वर्ड। तो हम लाइफ से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं उनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे दिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक वर्ड जो है बेसिकली डिराइव हुआ है वर्ड लाइफ से। तो 1828 से पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जितने भी नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं कंपाउंड्स को, जो सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं, हम उनको खुद से जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी कि ये नेचर के अंदर ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से हम उनको ले सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे वर गिवन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि ऑर्गेनिक का वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। तो जितने भी लाइफ से रिलेटेड कंपाउंड्स थे उनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे दिया। लेवॉइजर वाज द साइंटिस्ट। लेवॉइजर जो था उसने कहा कि जितने भी हम प्लांट्स से कंपाउंड डिराइव करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी कंपोजिशन हम देखें तो वो क्या थी कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। उसने कहा कि जितने भी हम प्लांट्स से कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। और इसी तरह उसने कहा कि जो हम एनिमल्स से डिराइव करते हैं कंपाउंड्स, वो उनकी कंपोजिशन में कार्बन आती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन तो कंपलसरी हैं, लेकिन उनके साथ दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली कह दिया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स हम प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, उनकी कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो हमने इन और तमाम कंपाउंड्स को जिनके अंदर ये कंपोजिशन मौजूद होगी, हमने उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अच्छा जी, अब क्या हुआ, उसने अब बाद में स्वीडिश केमिस्ट आए। स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस जो थे, उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, उन्होंने कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बनते हैं, हम ये नेचुरली बनते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड नेचुरली, यानी कि कुदरत ही इनको बनाती है। ठीक है, ये हम इनको लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। लैब के अंदर जो है दे कैन नॉट बी प्रिपेयर, कैन
कांट बी प्रिपेयर्ड। तो वाइटल फोर्स थ्योरी उसने पेश की जैकब बर्जीलियस ने। उसने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं वो नेचुरली बनते हैं, हम उनको लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। और जो ये नेचुरली बनते हैं तो एक फोर्स है जो उसे हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं। वाइटल फोर्स कहते हैं इसेंशियल फोर्स होती है। उस फोर्स के तहत जो नेचर में खुद ही ये प्रिपेयर होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स। माइस्टीरियस एक फोर्स है जो पूरे सरार किस्म की फोर्स है जो नेचर में ही पाई जाती है। यही फोर्स जो है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करती है। और इसी थ्योरी उसने कहा उस फोर्स को हम कहते हैं वाइटल फोर्स, और उस थ्योरी का नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जैकब बर्जीलियस। उसने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू प्रिपेयर होते हैं। नेचर में ही नेचर उनको खुद प्रिपेयर करती है, ये कुदरती है जो उनको एक खास फोर्स के थ्रू जो है वो प्रिपेयर करती है। और उस फोर्स को उसके नाम दे दिया गया कि वाइटल फोर्स है। उसी फोर्स के थ्रू ये प्रिपेयर होते हैं। ये फोर्स जो है हम लैब के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास ये लैब के अंदर वाइटल फोर्स नहीं है कि हम लैब के अंदर प्रिपेयर करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली। तो इसका मतलब उसने कहा कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नेचर में पाए जाते हैं, इनको हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे कैंट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन लैब और इन इंडस्ट्री। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये अब तक का क्या था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन नेचर में ये खुद ही प्रिपेयर होते हैं, हम इनको लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, इस कॉन्सेप्ट को जो वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर जैकब बर्जीलियस ने दिया, उस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग प्रूव किया। टू साइंटिस्ट ने इन्होंने सेपरेटली अपना अपना काम पेश किया और सेपरेटली लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए और प्रूव किया कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो सही नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय द वर्क ऑफ वोहलर। वोहलर जो साइंटिस्ट था उसने 1828 में ये काम किया और उसने 1828 से पहले ये सारा जो कंसेप्ट था उसको रॉन्ग कंसीडर किया। और उसने कहा कि उसने क्या किया, एक अमोनियम साइनेट कंपाउंड लिया। अमोनियम साइनेट, ये NH4 जो है अमोनियम है और साइनाइड के साथ ऑक्सीजन लगा दें तो ये साइनेट है। दैट इज नेम एज अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को, ये डेल्टा का जो वर्ड सिंबल है ये शो करा है हीट। उसने क्या किया, लैब के अंदर अमोनियम साइनेट को हीट किया तो उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स थे उन्होंने अपने रीअरेंजमेंट कर दी। यानी कि जो अमोनियम जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे थे, इन सब ने अपनी अपनी अरेंजमेंट चेंज की और नए कंपाउंड में चेंज हो गए। डैट वाज गिवन द नेम ऑफ यूरिया। उसने कहा कि हम लैब के अंदर किसी भी कंपाउंड को हीट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है पहले से, उससे ही हम मज़ीद एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये था जैकब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फर्स्ट टाइम वोहलर ने लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट, उसके अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई और जो नया कंपाउंड प्रिपेयर किया दैट वाज द गिवन ऑफ नेम ऑफ यूरिया। यूरिया को अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें तो यह है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का और दोनों तरफ पे NH2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये अमोनियम साइनेट था जिसमें अमोनियम जो था NH4 के फॉर्म में था, यहाँ पे वो NH2 सेपरेट हो गए और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो ये यूरिया प्रिपेयर किया फर्स्ट टाइम लैब के अंदर। देन अगेन 1845 में कोल्ब जो साइंटिस्ट था उसने अपना जो है उसने भी मज़ीद वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसको रिजेक्ट किया। किस तरह से, उसने फर्स्ट टाइम लैब के अंदर एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता है CH3COOH। ठीक है, तो उसने फर्स्ट टाइम जो है साइंटिस्ट ने 1845 में एसिटिक एसिड को फर्स्ट टाइम लैब के अंदर प्रिपेयर किया और कहा कि ये जब ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो सकता है तो हम बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पहले क्या 1828 से पहले क्या कंसीडर किया जाता था, फिर बाद में 1828 के बाद किस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है रिजेक्ट किया गया बाय प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब। यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। जितने भी हम कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स,
जितने भी और हाइड्रोकार्बन, जितने भी ये सारे कंपाउंड्स हैं, विटामिन आ जाते हैं, फैट्स, ऑयल और ये सारी की चीज़ें जो है सिंथेटिक फाइबर्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनको हम स्टडी करते हैं। सो हिस्ट्री से हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो न्यू डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंट की गई, क्या कहा गया कि और जितने भी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स, द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि हमने मेन स्पेसिफाई कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम किन एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और बाकी एलिमेंट्स को हम डिस्कस नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब आपने याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, तो आपने याद रखना है उनके कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ अब जो है अपना बॉन्ड को, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयरिंग करके जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, दैट इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब किस तरह से बॉन्ड होता है, कार्बन जो है उसकी एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और बाकी जो बाकी बच गए हैं 4 उसके आउटरमोस्ट शेल में होंगे। यहाँ पे मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करूँगी कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो यू मस्ट कीप रिमेंबर, जो कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन एट द सेम टाइप एट अ सिंगल टाइम वो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे एटम के साथ। कार्बन एक ही वक्त में 4 बॉन्ड बना सकता है। तो क्या करेगा, कार्बन, हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और क्या होगा, ये जो है कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा दैट विल बी अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हम उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन और हाइड्रोजन। जिस तरह हम एक घर बनाते हैं तो घर के अंदर जो घर स्टार्ट करते हैं तो एक हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ब्रिक्स, ईंटें हमारा मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर ईंटें नहीं होंगी तो हम उसके बगैर घर नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी बिल्डिंग ब्लॉक मजीद दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट नहीं होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। हम उसको कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे कम मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक हैं। ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक है। इसका मतलब ये है, क्यों इनऑर्गेनिक है, इनमें कार्बन तो है इसमें, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ इसेंशियल एलिमेंट्स हों तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिन्हें हम डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर हम कोई इसेंशियल एलिमेंट लगा दें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो हम उनके डेरिवेटिव्स का नाम देंगे। लेकिन मेन हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, C और H, कार्बन और हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर उनके साथ हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर लगा दें तो वो उनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को बोलेंगे जो हाइड्रोकार्बन हो और जो उनके डेरिवेटिव्स हों। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। सो दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक, दे विल बी ट्रीटेड एज इनऑर्गेनिक। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली किन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं और इनऑर्गेनिक में हम किन को डिस्कस करते हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जो हाइड्रोकार्बन है और उनके डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मीथेन का फॉर्मूला मैंने लिखा था, जो हम नेचुरल गैस घर पे यूज़ करते हैं
जिसे हम सुई गैस कहते हैं, नेचुरल गैस है, वो मीथेन है। तो उसका मतलब ये कि मीथेन हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यस, मीथेन इज़ हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली उनकी कार्बन और हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, उनके हम डिफरेंट फार्मूलाज को लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 वेज हैं, 4 तरीक़ों से हम उनके फार्मूला लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो कौन से फार्मूला हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने का जो है वो 4 फार्मूला है जिनके थ्रू हम लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला इज़ द टाइप ऑफ फार्मूला दैट शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, दैट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट कंपाउंड। हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर मौजूद अगर हम टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता दें, काउंट करके बता दें कि कितने हैं, तो हम उस फार्मूला को हम कहेंगे मोलिकुलर फार्मूला। यानी कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लूँगी, मेरे पास एग्जांपल है, एक ब्यूटेन कंपाउंड है, ठीक है, जिसका फार्मूला है C4H10। ये है मोलिकुलर फार्मूला, दैट इज़ कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला ये क्या शो कर रहा है? एक बात ये शो कर रहा है कि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। वो कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? ब्यूटेन इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज़ मोलिकुलर फार्मूला C4H10। इससे हमें वाज़ेह तौर पर क्लियर हो रहा है कि कार्बन जो है इसमें मौजूद है, 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नंबर 2 पे हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन के नंबर भी हमें पता चल रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर ऑफ कार्बन, 4 एटम्स ऑफ कार्बन और 10 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पता चल जाएं, दैट फार्मूला विल बी कॉल्ड एज मोलिकुलर फार्मूला। जैसे कि ब्यूटेन में हमें पता चल रहा है कि 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो जिसमें हमें एटम्स की एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए, एक्चुअल नंबर पता चल जाए कि उस कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज मोलिकुलर फार्मूला। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मोलिकुलर फार्मूला इज द टाइप ऑफ फार्मूला दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड, जो कि हमारे पास है फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का। अगर मैं इसी कंपाउंड को, जो हमारे पास ब्यूटेन है, इसको मैंने ज्वाइन करके लिखा हुआ है, यानी कि इसमें से मुझे नंबर ऑफ एटम्स पता चल रहे हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन के हैं, लेकिन इस तरह से नहीं पता चल रहा कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में किस तरह से अटैच हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है। अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में करके लिखूँ तो डैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें हम एग्जैक्ट अरेंजमेंट बता दें, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बता दें, एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन, जिस तरह के, यानी कि हमें इससे पता चल रहा है कि 4 कार्बन है और वो 10 हाइड्रोजन के साथ किस तरह से कोवेलेंटली बॉन्डेड अटैच हैं। हम इस स्ट्रक्चर को किस तरह से ओपन करके लिखेंगे कि हमें पता चल जाए कि एक कार्बन एट अ टाइम कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है और किस तरीके से वो अटैच है। ओपन फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है डैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसे हम ओपन फॉर्म में करके लिखते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखती हूँ किस तरह से। 4 कार्बन है, ठीक है, आपने ये याद रखना है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकती है? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। टोटल हमारे पास कार्बन कितनी है? 1 कार्बन, ठीक है, उसके साथ ये 2 कार्बन है, ये पहली कार्बन हो गई, ये सेकंड कार्बन हो गई, कार्बन का मजीद आगे वाली कार्बन से बॉन्ड है 3 और ये 4। टोटल हमने कितनी कार्बन शो कर दी? 1 2 3 4। कितनी कार्बन है? 4 है। अब हाइड्रोजन की अरेंजमेंट हमने शो करनी है, वो 10 है। एक कार्बन एट अ टाइम कितने बॉन्ड बना सकती है? 4 बॉन्ड्स बना सकती है। एक कार्बन, इन सब कार्बन का एक, ये जो सेकंड और थर्ड वाली कार्बन है उनका तो एक और कार्बन के साथ बॉन्ड है। इस कार्बन का अगर हम देखें तो एक बॉन्ड ऑलरेडी बना है। अब इसको मज़ीद कितने बॉन्ड की ज़रूरत है? 1 2 और ये 3, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 2 3 4। अब इस कार्बन को भी देखें, इस कार्बन ने एक यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन ने इस दूसरी कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब कार्बन इस वाली कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट है। इसको मजीद 2 और चाहिए 4 पूरे करने के लिए, ये ऊपर और नीचे हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। अब इस कार्बन को भी देखें तो इसने एट ए टाइम 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं 2 कार्बन के साथ, तो हम यहाँ पे भी मजीद ऊपर और नीचे यहाँ बॉन्ड शो करेंगे और ये 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 कार्बन के साथ हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन को देखें तो एक ही बॉन्ड है, अब इसको भी मजीद 3 बॉन्ड की ज़रूरत है। 4, यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर शो किया है, दैट इज़ शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स,
जो एल कार्बन और हाइड्रोजन की आपस में अरेंजमेंट को शो कर रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन का नो डाउट कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे हम अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं कि किस तरह से ओपनली एक कार्बन जो है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये वाली कार्बन 2 हाइड्रोजन से, ये वाली कार्बन 2 हाइड्रोजन से, और ये वाली कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से। आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली कार्बन हमेशा 3 हाइड्रोजन से अटैच है, और जो सेंटर वाली कार्बन होगी वो हमेशा 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगी। क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ पे हमने 4 कार्बन तो पूरे किए, अब टोटल काउंट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितने थे हाइड्रोजन? 10 थे। काउंट कर लेते हैं, 10 पूरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन कितनी है? 4 हैं। और अगर मैंने इनको डायरेक्ट, और ये हमने इस तरह से लिख दिया, ये डायरेक्ट लिख दिया, ये मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला है दैट इज़ शोइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, और ये मेरे पास जो फार्मूला है ये है स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसको हम ओपन करके खुला करके लिखते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर बॉन्ड शो हो रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला। आपको क्लियर हो गया? इसी तरह मेरे पास एक और कंपाउंड है जिसका मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है C3H8। ठीक है, कितने कार्बन है? 3 हैं। 1 2 और 3 कार्बन है। पहली और लास्ट वाली के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगी, 1 2 3 1 2 3, और जो सेंटर वाली होती है उसके साथ कितनी अटैच होंगी? 2। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 जो हाइड्रोजन है वो पूरी हैं। ये मोलिकुलर फार्मूला है, और ये ओपन फॉर्म में जो हमने लिखा ये है स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आपको क्लियर हो गया? अच्छा गर्ल्स, एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, जिनमें हम ओपन करके इन स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं, ये भी 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम इन स्ट्रक्चर्स को 2 तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट चेन की फॉर्म में ना, यानी कि एक कार्बन की कंप्लीट चेन है जिसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। एक स्ट्रेट चेन होता है और एक होता है ब्रांच चेन। ठीक है, अब ये किस तरह से हम लिख सकते हैं? अब ये जो मैंने जितने यहाँ पे मैंने 2 एटम एलिमेंट्स कंपाउंड शो किए हैं, एक है ब्यूटेन और एक मैंने शो किया यहाँ पे प्रोपेन। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं देखूँ, तीनों कार्बन एटम्स जो थे, एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट है, क्या वो ब्रांचिंग हुई है? यानी कि मैंने कार्बन को नीचे हाइड्रोजन की जगह कार्बन अटैच की हो ब्रांचिंग में। यहाँ पे भी अगर देखो तो कार्बन की आपको एक स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं ये कौन से हैं? स्ट्रेट चेन है। तो जो स्ट्रेट चेन होते हैं, अब हम उनके कंपाउंड्स के नेम से पहले एन का वर्ड सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास ब्यूटेन थी तो एन ब्यूटेन इसको लिखूँगी। क्या लिखूँगी इसमें? एन ब्यूटेन। ये प्रोपेन थी तो हम इसके लिए स्टार्ट पे लगा देंगे एन डैश प्रोपेन, एन प्रोपेन। एन प्रोपेन, एन सिंबल शो करता है कि जिसमें जितने भी कार्बन आइटम्स हैं दैट ऑल स्ट्रेट चेन, जिस वो एक ही चेन में स्ट्रेट चेन में अटैच हैं, वो उनकी कोई ब्रांचिंग नहीं हुई। अच्छा, इस स्ट्रेट चेन को हम ब्रांच चेन में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं ब्रांच चेन वाली अगर शो करूं जिसके पास 4 कार्बन आइटम्स हैं, उनसे ज़्यादा जितने भी आइटम्स होते हैं हम उनको ब्रांचिंग में शो कर सकते हैं। जैसे ये है मेरे पास, अगर मैं इसमें से एक कार्बन आइटम को जो आरी वाली एक कार्बन आइटम को उठा के इन तीनों में से एक के सेंटर वाली कार्बन के साथ अटैच कर दूं तो ये ब्रांचिंग हो जाएगी, जिसमें हम एक कार्बन स्ट्रेट चेन में से एक कार्बन को दूसरी कार्बन को कार्बन वाले को उठा के हम ब्रांचिंग में शो कर दें तो हम उसको क्या नाम देंगे? ब्रांच चेन। तो अगर वो एक सिंगल ब्रांच है, एक कार्बन को हम ब्रांचिंग में शो करेंगे तो वो होगी आइसो सिंबल हम यूज़ करते हैं। अगर वो कम्प्लीटली ब्रांच है, एक से ज़्यादा कार्बन को हम ब्रांचिंग में शो करें तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं नियो। आपको यहाँ समझ आ रही है? अब मैं ये शो करती हूँ आपके लिए, पेंटेन वाला फार्मूला शो करती हूँ। आप यहाँ पे देख लें, पहले मैं ब्यूटेन का शो करती हूँ। ब्यूटेन में हम एक कार्बन को उठा के ब्रांचिंग में शो करेंगे, 1 2 और ये 3, 4 है टोटल कार्बन, लेकिन हम एक कार्बन को ब्रांचिंग में शो कर देंगे इस तरह से। क्लियर होगी? टोटल कितनी कार्बन है? 1 2 3 4। बात तो वही है, 4 है। हमने ओपन करके इसको 4 कार्बन के ब्रांचिंग में लिख दिया। अब फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क ये आएगा कि ये अब कम्प्लीटली कार्बन की चेन स्ट्रेट चेन नहीं है, अब ये वाली कार्बन ब्रांचिंग में आ गई है, तो हम इससे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ब्रांच चेन है। अब इसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फर्स्ट और लास्ट वाली के साथ मैंने बताया था कि 3 हाइड्रोजन होंगी। अब ये वाली कार्बन जो सेंटर वाली अब कार्बन है, इसके साथ कितने बॉन्ड है? ए। आपने बॉन्ड्स को हमेशा काउंट करके हाइड्रोजन अटैच करना है। जितने बॉन्ड्स कम होंगे उतने ही आपने हाइड्रोजन अटैच करने हैं। 1 2 और 3 कार्बन ऑलरेडी अटैच हैं, 3 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, बस इसको एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इस कार्बन को देखें तो एक बॉन्ड इसका बना हुआ है बस इस कार्बन के साथ, इसके 3 बॉन्ड फ्री हैं। 3 हम यहाँ पे इस तरह से शो कर देंगे, 3 कार्बन। तो हम अगर किसी भी स्ट्रेट चेन में से किसी एक कार्बन को उठा के ब्रांचिंग में शो कर दें, ये ब्रांचिंग है पूरी, स्ट्रेट चेन ये है और ये ब्रांचिंग शो हो रही है, सेपरेट से हम बॉन्ड इसका शो कर दें ब्रांच में, तो इसे हम कहेंगे आइसो ब्यूटेन।
ये वाली स्ट्रेट चेन थी जिसमें सारे कार्बन आइटम्स चेन में थे, एन ब्यूटेन। अगर हम एक कार्बन को उठा के ब्रांचिंग में शो कर दें उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें सेंटर में एक ही कार्बन एटम थी तो इसकी जो है एक ही सिंगल ही ब्रांचिंग हो सकती है, एक ही कार्बन हम ब्रांच में ऐड कर सकते हैं, इसकी नियो ब्रांच वाली नहीं हो सकती। ठीक है, आपने ये याद रखना है। एन, आइसो और नियो में क्या फ़र्क है। एन का मतलब है स्ट्रेट चेन, आइसो का मतलब है सिंगल चेन, सिंगल ब्रांच चेन, एक ब्रांचिंग में आ जाए कार्बन तो उसे, और नियो जो है वो कम्प्लीटली ब्रांच आ जाती है। कैसे आती है मैं ये बताती हूँ। अब मेरे पास है 5 कार्बन वाली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम है पेंटेन। अब इसमें 5 कार्बन है, किस तरह से देखते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे मैं कार्बन शो कर दूँ और एक यहाँ पे मैं कार्बन शो कर दूँ, 2 कार्बन को शो कर दूँ। टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो ये स्ट्रेट चेन है और इसमें कितनी ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग है, एक से ज़्यादा कम्प्लीटली ये ब्रांच हुई है क्योंकि सेंटर में जितने भी पॉसिबल हम कार्बन अटैच कर सकते थे वो तो ये है नियोपेंटेन। इसको हम नाम देंगे नियोपेंटेन। ये हमारे पास है नियोपेंटेन जिसमें वो कम्प्लीटली ब्रांच है, एक से ज़्यादा ब्रांचेस शो करिए तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नियोपेंटेन। इसका मतलब है ब्यूटेन के हम एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन फार्मूला बस लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। नियोपेंटेन हम जो पेंटेन है उसका हम एन, आइसो और नियो तीनों लिख सकते हैं कम्प्लीटली ब्रांचिंग में। अब इसमें हम यहाँ पे कार्बन अटैच, एक कार्बन है, इसके पहले तीनों अटैच कर देंगे हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अच्छा, ये कार्बन है, इसके साथ भी हम 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, इस कार्बन से भी हम 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। लेकिन ये वाली जो कार्बन है ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुकी है, 1 2 3 4, तो इसके साथ नहीं करेंगे, तो ये कंप्लीट ब्रांचिंग है। दिस इज़ कॉल्ड नियोपेंटेन। क्लियर हो गया आप सबको। तो इस तरह से हम ओपन करके स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं, एन, आइसो और नियो। मोस्टली जो हम लिखते हैं वो है हमारे पास एन है, आइसो भी लिख सकते हो और नियो भी लिख सकते हो। अब हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का, वो कंडेंस फार्मूला। कंडेंस का मतलब क्या होता है, इन दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट और ब्रांच चेन। ब्रांच और स्ट्रेट चेन में, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें हर कार्बन एटम के साथ, चाहे वो स्ट्रेट चेन में है कार्बन, ब्रांचिंग में है कार्बन, उनके साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं या कोई भी एटम शो हुआ है उनको हम इकट्ठा करके ज्वाइन करके लिख दें, बजाय उनके हम उनकी ओपन फॉर्म में लिखें, उनको हम ज्वाइन करके अगर लिख दें। ये अगर हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ये तो क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर हम उसको ज्वाइन करके लिख देंगे, यानी कि अगर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो मैं डायरेक्ट तीनों को इकट्ठा करके लिख दूंगी CH3। ठीक है, एक कार्बन के साथ अगर मैं ओपन फॉर्म में बॉन्ड शो करके लिखूंगी तो वो ओपन फार्मूला था जिसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडेंस फार्मूला जिसमें मैंने कार्बन के साथ, हर कार्बन एटम के साथ जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं हम उनको ज्वाइन करके लिख देंगे। दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। किस तरह से, चाहे वो स्ट्रेट चेन में चाहे वो ब्रांच चेन में है, देख लेते हैं हमारे पास किस तरह से है। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ब्यूटेन की, एक कितनी कार्बन थी, 1 2 3 4। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थी, उनको मैंने ज्वाइन करके इस तरह से लिख दिया, इनको भी ज्वाइन करके लिख दिया। इसके साथ 2 हाइड्रोजन थी, ये एन ब्यूटेन है। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा फॉर्मूला जो शो हमें करे कि हर कार्बन एटम के साथ जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम ज्वाइन करके लिख दें, बजाय उनको हम ओपन फॉर्म में लिखें। दैट कॉल्ड इज़ कंडेंस फार्मूला। जिनको हम कंडेंस करके लिख दें, ज्वाइन करके लिख दें, उसका साइज़ छोटा करके लिख दें। इसी को हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में इस तरह से है, आइसोब्यूटेन है 1 2 3 4, CH3 CH3 CH3। एक कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। लेकिन इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है, लेकिन जो इसके साथ हाइड्रोजन था उसको हम एज इट इज उसके साथ लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। अब आपको क्लियर हो गया, चाहे आपके पास स्ट्रेट चेन में है, ब्रांच चेन में है, एन या आइसो फॉर्म में है, कोई भी है, उसमें अगर हम कार्बन के जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ओपन करके लिखेंगे वो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, उसको ज्वाइन करके लिखेंगे तो वो कंडेंस्ड फार्मूला होगा। आपको क्लियर हो गया सब, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ, दैट इज़ द लास्ट टाइप ऑफ फार्मूला, जिसमें हम कहते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। डॉट एंड क्रॉस से आपको सिंपल जाहिर हो रहा है कि जिस तरह हम बॉन्ड्स शो करते हैं, एक के एलिमेंट को हम डॉट, एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को हम क्रॉस से शो कर देते हैं। इसी से यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4। एक कार्बन ये है, उसके कितने बॉन्ड बनाने हैं आपने, 4।
ठीक है। अब ये जो है इनके कार्बन, हर कार्बन के मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए डॉट और क्रॉस से। अब ये वाला है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो इसको क्रॉस से शो कर देंगे, ये आपस में बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे हम एक डॉट लगाएंगे, ऊपर डॉट लगाएंगे, ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब ये वाला तो बॉन्ड इनका आपस में बना हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो आपने इस तरह से सेपरेट करने के लिए कंपाउंड्स को, एक एक कार्बन के सब, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप सारी की सारी कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको सबको डॉट से शो कर दें, सबकी हाइड्रोजन को क्रॉस से शो कर दें। तो जिसमें हम ऐसा फार्मूला जिसमें हम बॉन्ड शो नहीं करते, यानी कि लाइंस शो नहीं करते कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, उनकी बजाय उनके इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। और इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि बेसिकली इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं क्रॉस और डॉट की मदद से। तो हम ऐसे फार्मूला को कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जिसमें हम बॉन्ड शो नहीं करते, बॉन्ड शो करने की बजाय उनमें इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। आई होप कि आपको ये चारों फार्मूला जो है वो क्लियर हो चुके हैं कि किस तरह से हम इनको लिखते हैं। अब मज़ीद गाइडेंस के लिए आपको मैं एक टेबल सॉल्व करके बताऊंगी। तो टेबल है जिसमें फर्स्ट कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपकी बुक में दिए गए हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लर्न करना, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस और स्ट्रक्चर फार्मूला को लर्न करना इजी है अगर आप उनके सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स को याद कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं। बाकी आपके लिए उनका स्ट्रक्चर किस तरह से शो करना है वो आपको आ जाएगा, आपको कंडेंस फार्मूला बनाना आ जाएगा, डॉट एंड क्रॉस। तो मेन क्या चीज़ याद आपने रखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का मोलिकुलर फार्मूला याद रखना है आपने सबका, यानी कि उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद याद रखनी है। अगर मेरे पास सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड है, मीथेन है, जिसका नाम मीथेन हम कहते हैं, तो उसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अगर 2 कार्बन है तो इसके साथ कितनी हाइड्रोजन होंगी, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक को फॉलो करेंगे आप तो आपका कंप्लीट, आपको वो सोल्व करना इजी हो जाएगा। बस आप वो याद कर लें, बाकी ये सारे फार्मूला जो है वो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। आपको वो आप उनके फार्मूलाज को इजीली सॉल्व करके लिख सकते हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर लिखना हो, चाहे उसका कंडेंस लिखना हो, या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो, ठीक है। तो अभी मैं जो टेबल शो करूँगी उस टेबल में उस जो कंपाउंड्स हैं उनकी मैं ट्रिक बताऊँगी कि अगर आपको कार्बन के नंबर एटम याद हैं और हाइड्रोजन नहीं, तो वो आपको किस तरह से याद रख सकते हो। तो उसके लिए वो आपको मैं ट्रिक बताऊँगी, उस फार्मूला को, उस बात को याद रखिएगा और आपका वो जो टेबल है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा।